एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कॉस्ट अकाउंटिंग इज, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्री, यानी तेल उद्योग में कौन सा लागत लेखांकन का यूज किया जाता है, लागत पद्धति का यूज किया जाता है? तो वो होता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी प्रक्रिया लागत का प्रयोग किया जाता है ऑयल इंडस्ट्री में कॉस्टिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी शुड एम्प्लॉय, यानी विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनियों को क्या अपनाना चाहिए? तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के माध्यम से अपने बिजनेस का कॉस्ट डिटरमाइन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज होता है? तो होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत यूज होता है अस्पतालों में। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो वर्क कॉस्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, कारखाना लागत को हम लोग निर्माणी लागत भी कहते हैं। तो वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है टोटल ऑफ वर्क कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड इज नोन एज, तो जब आप वर्क कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो उससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, उत्पादन का लागत मिल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन, इन कॉस्ट शीट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज एडजस्टेड एट द स्टेज ऑफ, यानी कॉस्ट शीट में लागत पत्र में अर्ध निर्मित माल के रहतियों को किस स्तर पर समायोजित किया जाता है? तो उसको समायोजित किया जाता है एट द लेवल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कहां किया जाता है दोस्तों? एट द लेवल ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी कारखाना लागत में जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसको एडजस्ट किया जाता है कहां? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। चलिए अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपके पास कंसेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन द जॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो फिर संयुक्त कारखाना उपरिव्ययों को का विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा? तो उसको विभाजित किया जाएगा वर्क कॉस्ट के अनुपात में, कारखाना लागत के अनुपात में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्क कॉस्ट। अच्छा, ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड है, ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड का। ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होगा डायरेक्ट वेजेस, और अगर यहीं पे ज्वाइंट ऑफिस ओवरहेड होता तो फिर इसका आंसर वर्क कॉस्ट होता। ध्यान से, अगर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए, तो ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा उसको एलोकेट कर दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन द ज्वाइंट ऑफिस ओवरहेड विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ, यानी किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में संयुक्त कार्यालय उपरिव्यय का बंटवारा कैसे किया जाता है? उसको बांटा जाता है, कैसे दोस्तों? उसको बांटा जाता है वर्क कॉस्ट के बेसिस पे, कारखाना लागत के अनुपात में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट देन इट विल बी हाउ मेनी परसेंट ऑफ सेल्स, मतलब यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री का कितना प्रतिशत होगा? अब इसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल निकालना है, ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट को आपको डिवाइड करना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 25% प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट है, डिवाइड करेंगे 100 से और प्लस करेंगे इसमें 25, तो इसका आंसर कितना आएगा? 25/125, और जब इसको आप काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5, और 1/5 का मतलब क्या है? 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा 20%। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब जाके ये क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी हाउ मेनी परसेंट ऑफ कॉस्ट, अगर प्रॉफिट सेल्स का 50% है, यदि लाभ बिक्री का 50% है, तो यह लागत का कितना प्रतिशत होगा? तो अगर प्रॉफिट 50% है सेल्स का, तो वो परसेंट ऑफ कॉस्ट कितना होगा? तो उसके लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो थोड़ा सा अलग होता है,
ध्यान से देखिएगा, अगर आपको परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट परसेंटेज निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल, जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल है उसको डिवाइड करना है 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल से। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट को निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल जो है उसको आपको डिवाइड करना होता है किससे, 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेल से। ठीक है, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमको निकालना क्या, परसेंट ऑफ कॉस्ट, यानी प्रतिशत, लागत का प्रतिशत निकालना है। और लागत का प्रतिशत निकालने के लिए हमको जो बिक्री का प्रतिशत है यानी 50%, उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, उससे हमको भाग देना पड़ेगा किससे, 100 माइनस लागत बिक्री का प्रतिशत, मतलब 100 माइनस 50। तो 100 माइनस 50 जब आप करेंगे तो 50 बटा 50% यहाँ पे बचेगा, और 50 बटा 50% का मतलब क्या होगा, एक, और एक का मतलब होता है टेक्निकली 100%। आपको पता होगा जब आपने डेसिमल पढ़ा होगा तो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो 1 का मतलब 100% होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 0.1 का मतलब 10% होता है, 0.2 का मतलब 20% होता है, 0.3 का मतलब 30% होता है, वैसे ही 1 का मतलब 100% होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 100%। आई थिंक आपको क्वेश्चन और फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस इज 18,000 रुपीज, मतलब किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस जो है वो 18,000 रुपए है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 33.33% है, और आपको निकालना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से फॉर्मूले को अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं 18,000 गुणे 33 इंटू 33 होल 1/3%, मतलब 33.33% डिवाइडेड बाई, जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 माइनस 33.33%, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा 9,000 का। किसका आंसर निकलेगा, 9,000 का। इसका आंसर बी हो जाएगा 9,000। अगला क्वेश्चन नंबर 13, टोटल कॉस्ट ₹5 लाख एंड 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, टोटल प्रॉफिट विल बी। अगर टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए है और जो प्रॉफिट है सेल्स पे वो 20% का है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब इसको टोटल प्रॉफिट जो है उसको निकालने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपका टोटल कॉस्ट है, ध्यान से, जो आपका टोटल कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रॉफिट से। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट 5 लाख है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट यानी 20% से। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल यानी 20%, तो 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल यानी 80 हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप निकालेंगे 5 लाख इंटू 20%, तो 5 लाख का जो 20% होगा वो 1 लाख होगा। कितना होगा, 1 लाख होगा, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो 1 लाख को 80 से जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1,25,000 आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1,25,000। चलिए, तो ये क्वेश्चंस के जब तक आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। अब ये जो क्वेश्चन है तो काफी बड़ा फॉर्मूला पे है। अब वो बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। वो बड़ा फॉर्मूला है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल्स टू ऑफिस कॉस्ट। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि अगर प्राइम कॉस्ट 24,000 है, ऑफिस कॉस्ट 30,000 है, ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का 50% है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा। तो जब आप इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। ध्यान से सभी लोग अपना फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखेंगे, ऑफिस ओवरहेड इक्वल्स टू ऑफिस कॉस्ट। जब इस फॉर्मूले पे आप इस क्वेश्चन को रखेंगे और जब आप चीजों को रिप्लेस करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर आपका जो आंसर मिलेगा वो 28,000 मिलेगा। इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, दैट इज 28,000। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ प्राइम कॉस्ट इज ₹18,000
फैक्ट्री कॉस्ट इज 21,600, फैक्ट्री ओवरहेड इज 45% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, देन द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आपका प्राइम कॉस्ट 18,000 है, अब आप सभी को पता है कि प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहली चीज दी गई है कि प्राइम कॉस्ट आपका कितना है? प्राइम कॉस्ट आपका 18,000 है। दूसरी चीज दी गई है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो आपका 21,600 है। तीसरी चीज ये दी गई है कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो 45% है डायरेक्ट वेजेस का। अब इस पूरे डेटा से आपको निकालना है डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? प्राइम कॉस्ट। ध्यान से, फैक्ट्री कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहां पे देखिए कौन कौन सा वैल्यू दिया है। यहां पे दिया है वैल्यू प्राइम कॉस्ट का, यानी 18,000 प्राइम कॉस्ट की वैल्यू रख लीजिए, 18,000 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू नहीं दे रखी है, फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखी है फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू? फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको एक्स मान लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको 21,600, 21,600। आपको करना क्या है? अब यहाँ पे एक्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू निकाल लेनी है। इसकी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकलेगा? 21,600 माइनस 18,000। जब आप 21,600 में से 18,000 को घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? घटा लीजिए यहाँ पे, 18 3 21 3,600। ठीक है, 3,600 ये निकला क्या है? ये फैक्ट्री ओवरहेड निकला है। ध्यान से, ये फैक्ट्री ओवरहेड निकला है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला ये था प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। हमने फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 45% है डायरेक्ट वेजेस का, यानी ये जो 3600 है ये डायरेक्ट वेजेस का 45% के बराबर है। अब करना क्या आपको? 3600 को डिवाइड करना है 45 से, इंटू मल्टीप्लाई करना है 100 से, ताकि हम जो डायरेक्ट वेजेस हैं उनका 100% निकाल सके। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 3600 अपॉन 45 इंटू 100। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू मैं बताता हूं कितना निकलेगा, एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं। जो आपका वैल्यू निकलेगा 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45, तो इसका आंसर जो होगा वो 8000 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि आप बताइए कि डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा। अब फिर हम आएंगे अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, उनको बस बेसिक सा कंसेप्ट लगाना है, ध्यान से फॉर्मूला याद रखना है। देखिए ध्यान से एक बार मैं और बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला हमारा था प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। अब वहां से हमने क्या निकाला था वैल्यू? फैक्ट्री ओवरहेड का, और फैक्ट्री ओवरहेड की मदद से हमने निकाल लिया वैल्यू डायरेक्ट वेजेस का। अब हमको पता है कि जो आपका प्राइम कॉस्ट होता है उसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेजेस आते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि तुम डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू बताओ। अगर प्राइम कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 18,000 है, और उसमें से हमने डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू 8,000 निकाल रखी है, तो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 10,000, 10,000। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 60,000, closing stock of raw material is 45,000, then the value of raw material consumed is 75,000, then the amount of raw material purchased would be। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब यहां से आपको निकालना है रॉ मटेरियल कितना परचेज हुआ है। कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल दिया है, परचेज निकालना है। परचेज निकालने के लिए करना क्या है? फॉर्मूले में जो आइटम्स उनको इधर उधर करना है, रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। क्या है? इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 60,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं दी गई है, इसको एक्स मान लेते हैं, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी दी गई? 45,000 इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू कितनी दी गई है? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू है 75,000। अब आपको करना क्या है? अब आपको एक्स को इधर लाना है और ये जो आइटम सबको उधर लेके जाना है। तो 60,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 45,000 प्लस 75,000 विच इज इक्वल्स टू, ध्यान से 41 मिनट, 45,000 यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 60,000 प्लस x इक्वल्स टू 45,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 विच विल बी इक्वल्स टू 1,20,000, 1,20,000 के बराबर होगा। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको? फिर x को जो x की जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए ये 60,000 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1,20,000 में से जब आप 60,000 माइनस करेंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60,000 निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? 60,000 निकल जाएगी। और यहाँ पे आंसर जो होगा 60,000 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अब इस छोटे से स्क्रीन पे समझाना नहीं बन रहा है और अभी डिजिटल बोर्ड में कुछ इशू आ गया है, इसीलिए आपकी जो क्लासेज है वो स्क्रीन से ही की जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ आर 10,000 यूनिट्स आउट ऑफ विच 2,000 यूनिट्स वर अनसोल्ड, cost of production is rupees 62,000, selling expenses are rupees 1.80 per unit, then the cost of seller would be। मतलब यदि माह में उत्पादित इकाइयां 10,000 हैं जिनमें से 2,000 इकाइयां नहीं बिकी हैं, उत्पादन की लागत 62,000 है एवं विक्रय व्यय ₹1.80 है, तो प्रति इकाई का विक्रय लागत कितना होगा? मतलब आपसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है। अब ध्यान से, हमने कितने यूनिट्स बनाए थे? 10,000 यूनिट्स बनाए थे और उन 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टोटल कॉस्ट लगा था? 62,000 लगा था। तो एक मिनट, 62,000 हमारा टोटल कॉस्ट था और 10,000 हमारे टोटल यूनिट थे। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है कि एक यूनिट पे पर यूनिट का कॉस्ट कितना है। तो 62,000 को हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा 6.2 रुपीज। यानी एक यूनिट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में 6.20 खर्च हुए हैं। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती है। अब यहां पे कहा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा एक और कॉस्ट है, सेलिंग एक्सपेंस, और आपको जो कॉस्ट निकालना है वो कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। तो सेलिंग एक्सपेंस को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट तो 6 रुपए 20 पैसे आ गए। अब इसमें आपको प्लस करना है 1 रुपए 80 पैसे जो सेलिंग एक्सपेंस के रूप में है। तो इससे आपको मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस। क्या मिल जाएगा? टोटल एक्सपेंस, यानी टोटल खर्च कितना हुआ? तो ये 6 1 7 और 1 8, यानी 8 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 रुपए तो हो गए। अब पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस बताओ। तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस को बताने से पहले आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बेचे कितने प्रोडक्ट्स हैं। हमने बनाए तो 10,000 यूनिट्स थे, लेकिन जिसमें से 2,000 यूनिट्स अभी तक बिके नहीं हैं, बिके केवल 8,000 यूनिट्स ही हैं। इसीलिए हम 8,000 यूनिट्स का निकालेंगे। तो 8,000 यूनिट्स इंटू 8 रुपीज पर यूनिट इक्वल्स टू 64,000 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा, दैट इज 64,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आसान है क्वेश्चन। कंप्यूट द वर्क कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर इनडायरेक्ट वेजेस आर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, indirect materials are 50% of direct material and indirect expenses are 100% of direct expenses। अब ये भी बहुत ही बेसिक फॉर्मूले पे है। फॉर्मूला क्या है? वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? तो वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब आपको करना क्या है? टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ लेना है। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 30 40 40 10 50,000, वही हो गया 50,000। लेकिन ये केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी हैं। तो इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे वैल्यू दिया गया कि जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं
वो 50% है डायरेक्ट वेजेस के, यानी अगर 50% डायरेक्ट वेजेस के हैं और डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू अगर 30,000 है तो 30,000 गुणे 50% कितना होगा 15,000, यानी इसमें 15,000 और जोड़ेंगे प्लस यहाँ पे दिया गया है इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 का 50% कितना होगा 5,000, तो उसको 5,000 जोड़ेंगे फिर। और फिर तीसरा बोला गया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 100% है, यानी जितना डायरेक्ट एक्सपेंस है उतना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसका कितना वैल्यू हो जाएगा 10,000। अब जोड़िए सबको, ये 50,000 हो गया, 50 10 60, 60 5 65, 65 5 70, 70 10 80, तो 80,000 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क कॉस्ट कैसे निकालना है, तो वर्क कॉस्ट निकालने के लिए सारे डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उनको जोड़ लेने हैं और डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी जोड़ लेने हैं। जब आप सबको जोड़ लेते हैं तो आपका वर्क कॉस्ट जो होता है वो निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, टेंडर प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, तो टेंडर प्राइस को हम लोग कोटेशन प्राइस भी कहते हैं, निविदा मूल्य को हम लोग निर्ख मूल्य भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, टेंडर प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी निविदा मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। जो टेंडर प्राइस होता है वो कैलकुलेट होता है पास्ट कॉस्ट सीट से और पॉसिबल चेंजेस इन कॉस्ट से, मतलब जो पुरानी कॉस्ट सीट है, जो प्रीवियस कॉस्ट सीट है, प्लस जो पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, मतलब जो परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, उनको जब आप जोड़ देते हैं तो फिर आपको टेंडर प्राइस मिल जाता है। ठीक है, तो टेंडर प्राइस कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कॉस्ट सीट और पॉसिबल चेंजेस इन कॉस्ट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट में इसमें से कोई भी आइटम इंक्लूड नहीं होता, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट फाइनेंशियल प्रॉफिट, जिसमें से कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जो आपको ऐड करना पड़ेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट में ताकि आप फाइनेंशियल प्रॉफिट को निकाल सके। तो इसमें से जो प्रॉफिट है आपका रेंट रिसीवेबल का, प्राप्य किराया का, इसको आप जब आप जोड़ेंगे तो फिर आपका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, अब ध्यान से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स इज 65,000, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक व्हेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअल एज पर प्रीडिटरमाइंड आर 22,000। मतलब पूछा गया है कि अगर आपका फाइनेंशियल बुक में प्रॉफिट 65,000 का दिखा रहा है तो बताइए कि कॉस्ट बुक में प्रॉफिट कितने का होगा। अगर कॉस्ट बुक में प्रॉफिट निकालने से पहले आपको एक डेटा दिया गया है कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 है, तो करना क्या है भाई, आप लोग जानते हैं कि कॉस्ट बुक में जो भी प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा वो सारे के सारे कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद, सारे के सारे कॉस्ट को घटाने के बाद ही रिकॉर्ड होगा। हिंदी में वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ 65,000 रुपए है, यदि वास्तविक एवं पूर्व निर्धारित विक्रय एवं वितरण व्यय 2,000 रुपए है तो लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ क्या होगा। तो भाई जब लागत पुस्तकों के अनुसार हम लाभ को निकालने की बात करते हैं तो हमको 65,000 में से ये जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के 2,000 के एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 65,000 माइनस 2,000 विच विल बी इक्वल्स टू आपका 63,000, तो आपका जो कॉस्ट प्रॉफिट होगा वो 63,000 होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक इज ₹8,000 एंड इन फाइनेंशियल बुक इज 6,700, व्हाट विल बी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक व्हेन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक इज 6,000। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपने कॉस्ट बुक में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 8,000 रुपए से चार्ज किया है और फाइनेंशियल बुक में वही डेप्रिसिएशन को आपने 6,700 रुपए में चार्ज किया है। अब पूछा गया कि आप बताइए कि प्रॉफिट क्या होगा एज पर फाइनेंशियल बुक अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 6,000 है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको इस 6,000 में 1,300 को जोड़ देना है। अब कहेंगे कहां से 1,300 आया, निकालिए डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है। फाइनेंशियल बुक में 6700 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया जो कम है, और कॉस्ट बुक में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो 8,000 का चार्ज किया गया है। अब चूंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया गया है कॉस्ट बुक में, तो इसीलिए जो डिफरेंस होगा उसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा
बी दैट इज 7,300, क्योंकि जब आप 6,000 में 1,300 जोड़ेंगे तो 7,300 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल अकाउंट इज 18,000 एज पर कॉस्ट बुक इज 18,500। भाई ये भी कुछ नहीं है, ये भी बकवास क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर फाइनेंशियल बुक के हिसाब से 18,000 है और कॉस्ट बुक के हिसाब से 18,500 है, तो प्रॉफिट क्या होगा कॉस्ट बुक के हिसाब से, जब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 28,300 है। अब इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है फाइनेंशियल अकाउंट में 18,000 है और कॉस्ट अकाउंट में 18,500 है। अभी कहा गया कि जब आप प्रॉफिट निकालेंगे फाइनेंशियल बुक का, तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक व्हेन प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक इज 28,300। मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको दिया है 28,300, आपको कॉस्ट प्रॉफिट निकालना है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट में जब आप 500 रुपए ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक का, जो कंसीडर नहीं किया गया है फाइनेंशियल बुक में, तो फिर आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट का वो निकल जाएगा, एंड विच विल बी 28,800। मतलब करना कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, आपको बस जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है उसमें आपको 500 रुपए जोड़ने हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 500 रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपका कॉस्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंप्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू। मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है ईयर एंड तक और आपको लॉस हो रहा है, तो जो लॉस होगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, पार्सली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्सली टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाभ एवं हानि खाता में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों आता है, यानी प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्यों का लागत आता है ठेके खाते में, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। अगला क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी टेकन क्रेडिट फॉर यूजुअली। यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट हो गया है तो आप कितना प्रॉफिट यूजुअली कंसीडर करेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर इज यूजुअली, यानी जब ठेका 50% पूर्ण हो तो सामान्यतः लाभ का रकम क्रेडिट की जाता है। कितना क्रेडिट किया जाता है, तो 2/3 ऑफ अर्नड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कैश रेशियो, यानी 2/3 जो अपने प्रॉफिट अर्न किया उसको आप कैश रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना प्रॉफिट जो है आप ट्रांसफर कर देंगे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% कंप्लीट हो गया है, 50% अगर आपका ठेका पूरा हो गया है तो। चलिए क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़े से आपके कंसेप्चुअल हैं, कंसेप्ट बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इफ कैश रिसीव्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटेड टू ₹1,50,000। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो पैसा मिला, जो आपको अमाउंट मिला वो 1,50,000 था, देन द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना होगा। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है वर्क सर्टिफाइड का, ध्यान से, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड इनटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। इस फॉर्मूला से अगर आप लगाएंगे, एक बार मैं कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कैश रिसीव्ड इनटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। अगर आप इसको इस फॉर्मूला में सारे क्वेश्चन को रखेंगे तो सबसे पहले कैश रिसीव्ड कितना है, 1,50,000, 1,50,000 को आप लोग यहां रख सकते हैं, 1,50,000। अब इंटू करेंगे आप कैश रिसीव्ड, तो कितना कैश रिसीव्ड हो गया, इंटू 100 करेंगे आप, इंटू करेंगे 100 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। ये कितना परसेंट है कैश रिसीव्ड का, तो 80% है। इसको 80% जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,87,500। कितना आएगा,
1,87,500, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1,87,500। ध्यान से देखिएगा, वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला होता है कैश रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड 1.5 लाख है, 1.5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड से, जो कि 80% है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,87,500। चलिए 31 पे आते हैं। इफ कैश रिसीव्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2,90,000 which was less than 20% of the certified work, the amount of work certified will be। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया सर्टिफाइड वर्क का, तो फिर वही क्वेश्चन कंसेप्ट लगाएंगे। वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू क्या होगा? कैश रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव कितना है? 80% है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कैश रिसीव हुआ है ना वो 20% कम है, विच वॉज लेस देन 20% ऑफ द सर्टिफाइड वर्क। इसका मतलब क्या है कि जो कैश रिसीव हुआ है वो 80% ही है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैश रिसीव कितना है? 2,90,000। ध्यान से कैश रिसीव कितना है? 2,90,000। 2,90,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से, और फिर आपको इसको डिवाइड करना है किससे? 80% से। तो फिर जब आपका आंसर आएगा वो आएगा 3,62,500। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 3,62,500 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड इन 13 वीक्स एट द एंड ऑफ व्हिच पीरियड प्लांट वाज रिटर्न्ड एट अ वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट 20% ऑफ द वैल्यू इशूड प्लांट वाज। मतलब इशूड प्लांट, जो प्लांट इशू हुआ उसकी वैल्यू कितनी थी? अगर उसकी वैल्यू आज 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 16,000 है, तो शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी थी? तो शुरुआत में उसकी वैल्यू निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? जो आपकी वैल्यू अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 16,000, इसको आपको डिवाइड करना है 80% से। मतलब 20% डिप्रिसिएशन लग गया है, 18% से 80% से डिवाइड करना है, इंटू 100 निकालना है, और मतलब इसका 100% निकालना है। तो इसका जो 100% होगा वो निकल जाएगा आपका 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका निकल जाएगा आंसर 20,000। तो जो इशूड प्लान था उसका वैल्यू इनिशियली 20,000 था, जो 20% डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद अभी इसकी वैल्यू 16,000 बच चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए कि अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसके लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट, और फिर फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन 100, यानी CR अपॉन 100। एक बार मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट इंटू करना है आपको कैश 2/3 और इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन 100। अब इतना जब आप कर लेते हैं तब आपका टोटल प्रॉफिट, ये जो टोटल अमाउंट होगा ट्रांसफर किया जाने वाला है प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट को, वो निकल जाएगा। और सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए करना क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस 1 अनसर्टिफाइड, इसको आपको जोड़ लेना है। क्या करना है? अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड को जोड़ लेना है और माइनस करना है टोटल कॉस्ट को। तो अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड वर्क का जो अमाउंट है वो 3,06,000 है, दोनों को जोड़ेंगे तो, और इसमें से माइनस करेंगे आप टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू 1,80,000। जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 1,26,000 आएगा। अब इस 1,26,000 ये टोटल प्रॉफिट आया है। टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 करेंगे इंटू CR यानी कैश रिसीव्ड अपॉन 100 करेंगे, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो आई थिंक 63,000 आएगा। कितना आएगा? 63,000 आएगा, 63,000 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट इज, यानी ऐसा प्रोसेस लॉस जो कॉस्ट पर यूनिट को अफेक्ट नहीं करता है। प्रक्रिया हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती है उसे हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, असामान्य लॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 35 इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, यानी प्रक्रिया लागत में लेखांकन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है किसकी वजह से? तो नॉर्मल लॉस की वजह से, सामान्य हानि के कारण।
क्वेश्चन नंबर 36 है, इनपुट इन अ प्रोसेस इज 3000 यूनिट्स एंड नॉर्मल लॉस इज 10%। मतलब इनपुट है प्रोसेस में 3000 यूनिट का और जो नॉर्मल लॉस है उस इनपुट में वो 10% का है, और फिनिश्ड आउटपुट जो है वो प्रोसेस के बाद निकल के आया 2720। पूछा है कि बताइए इसमें क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको इनपुट इन प्रोसेस देखना है, 3000 है, 3000 का 10% निकालेंगे तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो 3000 माइनस 10% यानी 300, तो ये निकलेगा आपका 2700। 2700 क्या है, तो 2700 जो है ये आपका एक्चुअल प्रोसेस आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोसेस आउटपुट है वो 2720 दिखा रहा है, यानी आपने 20 रुपए का एबनॉर्मल गेन किया है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 रुपए का एबनॉर्मल, सॉरी 20 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है, 20 इकाइयों का असामान्य लाभ हुआ है। 37 है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट्स इज रुपीज 400 देन द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। इससे आपका निकल जाएगा 1 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज, और उस 1 यूनिट के एबनॉर्मल वेस्टेज में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकाल लेते हैं, 400 आपका नॉर्मल आउटपुट है, 400 आपका नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है, और आपका यूनिट है 80, ठीक है, तो 80 400 डिवाइड बाई 80 तो इसका हो जाएगा 5, और 5 को आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है फिर 5 यूनिट से। ये तो 5 1 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्ट निकला है, अभी आपको 5 यूनिट्स के एबनॉर्मल वेस्ट बताने हैं, तो वो 25 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 25। चलिए अगला 38, अ बेकरी प्रोड्यूसेस केक्स बिस्किट्स एंड ब्रेड, दिस प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज। यानी एक बेकरी प्रोड्यूस कर रही है क्या क्या, केक्स, बिस्किट और ब्रेड। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट के साथ केक्स भी बन रहे हैं, ब्रेड भी बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग को प्रोडक्ट कहेंगे, इसको हम लोग सह उत्पाद कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, इफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इज 19600 यूनिट्स एंड एबनॉर्मल वेस्टेज 100 यूनिट्स देन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज। यानी अगर आपका नॉर्मल आउटपुट प्रोसेस का 19600 है और एबनॉर्मल वेस्टेज 100 यूनिट का है, तो आपका पूछा गया है तो आपका एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोसेस कितना होगा। तो भाई अगर आपका नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 100 यूनिट्स का हो जा रहा है और नॉर्मल आउटपुट जो है आपका वो 19600 का है, तो एक्चुअल आउटपुट आपका होगा 19500 का। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी 19600 में से आपको 1900 को माइनस करना है, जो आपका एबनॉर्मल लॉस ऑफ आउटपुट है उसको माइनस करना है, विच विल बी इक्वल्स टू 19500 यूनिट्स। 40 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इन प्रोसेस अकाउंट्स एबनॉर्मल गेन इज रिटन ऑन द। प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो पिछले साल में आपसे पूछे गए।